तो इस क्लास में हम लोग समझेंगे ड्राफ्ट पैंडेमिक ट्रीटी क्या होता है, क्या दो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ है और क्या क्रिटिकल कंसर्न्स है। तो बच्चे लोग समझते हैं चीज़ों को। अब देखो कोविड-19 आया। कोविड-19 ने तो लगभग पूरा दुनिया को असर किया है, कई लोग मारे गए और हाँ, बायो टेक्नोलॉजी को एक गति भी मिला उस समय। वैक्सीन, नए नए वैक्सीन बने। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जो बात है वो फोर फ्रंट पे आया, क्योंकि जितने भी डेवलप कंट्री है उसने बहुत सुंदर वैक्सीन बना लिया और वो देने के लिए तैयार ही नहीं अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्री को। और दूसरी बात ये है कि जहाँ से ये बीमारी आया, चाइना से ही बीमारी आया है, तो चाइना ने राइट टाइम में शेयर भी नहीं किया ये बीमारी। यदि ये राइट टाइम में बीमारी शेयर हो जाता तो हो सकता है कि इतना बड़ा कैजुअलिटी ना होता। सही बात है ना, इतना बड़ा जो त्रासदी हुआ ह्यूमैनिटी का वो नहीं होता। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेके यदि डेवलप कंट्रीज सब यदि नहीं अड़ता तो हो सकता है इतना बड़ा कैजुअलिटी नहीं होता, क्योंकि बोला ना वैक्सीन हम बनाए, हम पैसा में देंगे, हम ऐसे फ्री में नहीं देंगे। तो अब इसलिए यहाँ पे ड्राफ्ट पैंडेमिक ट्रीटी किया गया कि इस तरह का यदि पैंडेमिक आ जाए तो आगे फ्यूचर में क्या होना चाहिए। तो इसमें बहुत सारा कंट्री इन्वॉल्व है, मगर सबसे बड़ा बात इसमें बोल तो दिया है कि डेवलप कंट्री डेवलपिंग कंट्री को हेल्प करेगा। हमने क्लाइमेट फाइनेंस में देखा नहीं अभी तक, क्या ग्रीन क्लाइमेट फंड के अंतर्गत क्या था कि 2025 से लगभग $100 बिलियन देना था। कितना दिया ये लोग? तो एक्सपर्ट फिर से बात को रेज कर रहे हैं कि जो भी यहाँ पे बात है, पैसा देंगे, ये देंगे, वो देंगे, तुम तो क्लाइमेट फाइनेंस के लिए नहीं दिया, इसमें क्या तो पैसा देगा तुम? तो इस पर डाउट है, वही क्रिटिकल कंसर्न्स। एनीवे देखते हैं ये जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन। तो समझो बात क्या हुआ। हाँ बताओ, लंबा इंटेंस नेगोशिएशन 3 साल से भी ऊपर चला है, उसमें 190 कंट्री इन्वॉल्व है। सोचो कितना कंट्री इन्वॉल्व है। और फाइनली WHO ने क्या किया कि पैंडेमिक रिकॉर्ड बना लिया। अब ये फिर WHO में जाएगा, फिर वहाँ से पास हो जाएगा। समझे? बताओ कोविड-19 का 5 साल बाद ये हुआ है। कोविड-19 चलो ख़त्म हो गया, मगर अभी भी तो किसी न किसी तरीके से बीमारी तो है ही। इन्फेक्शियस डिजीज जैसे H5N1 बर्ड फ्लू हो गया, एमपॉक्स हो गया, मिसल्स हो गया, एबोला हो गया, तो उसके लिए भी तो हमें तैयार होना चाहिए ना। और हो सकता है कि सब फ्यूचर में ऐसा बीमारी आए जिसके बारे में हमें पता ही ना हो। कोविड के बारे में किसको पता था? सार्स कोव और ये मार्स ये वाला आया था, मगर कोविड इतना खतरनाक हो किसको पता था ये चीज़। इसलिए हम चाहते हैं कि हम अभी क्या हो जाए, थोड़ा रेडी हो जाए। तो ये बिल्कुल ये जो WHO का जो एनुअल हेल्थ असेंबली होता है वहाँ पे इसको प्रेजेंट किया जाएगा, वहाँ पे उसको अडॉप्ट किया जाएगा। तो अभी बन के तैयार हुआ है। अब इसमें समझते हैं व्हाट वर द गैप्स दैट केम टू द फोर फ्रंट ड्यूरिंग कोविड-19। कोविड-19 टाइम में क्या क्या दिख गया, क्या क्या गैप है। तो सबसे बड़ा बात है वही डिलेड डेटा शेयरिंग। बताओ चाइना में आया, कितना लोग मरा, इतना लेट डेटा शेयरिंग हुआ, तब तक तो कहाँ से कहाँ फैल गया था। सही बात है, ये गैप। दूसरा बात है कि देखो वैक्सीन ही नहीं है, वैक्सीन है भी तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का इशू, लैक ऑफ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। बताओ सब जगह अलग अलग वैक्सीन चला रहा है, कई जगह तो वैक्सीन नहीं, लो क्वालिटी वैक्सीन, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स नहीं है। यानी कि किसी भी कंट्री में यदि मान लो कि कोविड आता है तो कैसे उसको सॉल्व किया जाए, कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स नहीं था। हाँ, इंटरनेशनल अकाउंटेबिलिटी नहीं। बताओ किस किस कंट्री से फैला, क्या चाइना कभी बोला है कि हम गुनहगार हैं? कभी नहीं बोला उसने, चाइना ने। क्या जब इतना लोग मारे गए अफ्रीका में, तो क्या कभी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बोला कि हमारे वजह से मारा गया, हम यदि सही समय पे वैक्सीन दे देते तो बच जाता? कभी कुछ नहीं। तो इंटरनेशनल अकाउंटेबिलिटी कमी था और सब देश अपने अपने हिसाब से काम कर रहा था। जब नेशन एक ग्लोबल पैंडेमिक को, जब नेशन आइसोलेशन में काम करे तो कहाँ सॉल्व हो सकता है? यहाँ तो ग्लोबल कोऑपरेशन चाहिए। समझ गए? एंड होल्डिंग ऑफ द रिसोर्स। बताओ अपना रिसोर्सेज को होल्ड कर रहा है, किसी को दे ही नहीं रहा है। क्लोजिंग बॉर्डर्स इन पैनिक, पूरा बंद कर रहा है। अलग अलग कंट्री का अलग अलग तरीका है और कलेक्टिव एफर्ट नहीं दिखा। तो ये सब बड़ा गैप है जो दिखा है हमें कोविड के टाइम में। समझे? और इससे क्या हुआ कि कोविड ने और तबाही मचाया। बोलते ना कि जंगल में यदि आग लग जाए और ठीक से तुमको टैकल नहीं करने आएगा और तुम कुछ कर रहे हो तो उससे और ज़्यादा आग लग जाएगा, वही हुआ। तो इसका गड़बड़ी ये हो कि और पेंडेमिक इम्पैक्ट को बढ़ा दिया। इसलिए जरूरी है कि ग्लोबली एक्सेप्टेड और लीगली ग्राउंडेड फ्रेमवर्क हो
जो कि इस तरह का यदि बीमारी आता है फ्यूचर में तो उसको बढ़िया से टैकल किया जा सके, कोविड की तरह नहीं, क्योंकि कोविड बढ़िया से हैंडल नहीं किया गया। यदि कोविड बढ़िया से हैंडल किया आता तो इतना लोग थोड़ी मरते हैं। कोविड में बहुत लोग मरे हैं। इंडिया में देखोगे स्पेशली सेकेंड फेज में डेल्टा वाला जो वेरिएंट था पूरा ख़त्म कर दिया। तो व्हाट हैज़ बीन एग्रीड अपन थ्रू ड्राफ्ट पेंडेमिक, ये जो ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट ही अभी लिखा ही हुआ है, तो उसको एक्सेप्ट तो किया जाएगा WHO के असेंबली में। इसमें क्या बात है, देखो बात तो बड़ा बात है। पैथोजन एसेस एंड बेनिफिट शेयरिंग सिस्टम, ये बताए हैं पहले भी तुम लोग को। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो किसी भी कंट्री में बीमारी मिला, पैथोजन मिला, तो जेनोम सीक्वेंसिंग करके तुम दो, बड़ा फार्मास्यूटिकल कंपनी को दो, वर्ल्ड को दो, जो बेस्ट कंट्री है, वो क्या करेगा, इसके ऊपर वैक्सीन डेवलपमेंट करेगा और तुमको भी बेनिफिट मिलेगा। कुछ 10% तुमको कुछ परसेंट तुमको वैक्सीन फ्री में मिलेगा और कुछ परसेंट तुमको मेडिकल इक्विपमेंट फ्री में मिलेगा, ताकि तुम कंटेन कर सको, बीमारी खत्म कर सको। तो ये तो चीज़ अच्छा है। जैसे मान लो कल के दिन में कोई अफ्रीकन कंट्री, जो कंट्री उतना अच्छा नहीं है, इकोनॉमिकली अच्छा नहीं है, उस कंट्री में होता है, वो कंट्री तुरंत डेटा शेयर कर दें। जैसे मान लो कि चाइना यदि तुरंत डेटा शेयर कर देता कोविड के बारे में तो कितना जान बच सकता था, उसी के लिए लाया गया है ये पैथोजन एसेस एंड बेनिफिट शेयरिंग सिस्टम। इट डिजाइन टू फैसिलिटेट द स्विफ्ट शेयरिंग ऑफ पैथोजन डेटा अमंग नेशन, समझ गए, एंड विथ फार्मास्यूटिकल कंपनीज। इससे क्या होगा कि जल्दी तेजी से वैक्सीन बनेगा, डायग्नोस्टिक होगा और फ्यूचर पैंडेमिक के लिए हम लोग ट्रीटमेंट ढूंढ लेंगे तब तक, समझ गए, बहुत अच्छा ये। अच्छा, फार्मास्यूटिकल कंपनी ने ये भी कमिट किया कि जो भी प्रोडक्शन करेंगे हम 10% WHO को दे देंगे। बड़ा बात है, 10% दे देंगे और 10% जो एक्स्ट्रा है वो अफोर्डेबल प्राइस में देंगे। 10% देने का बात कर रहा है, बड़ा बात। और 10% जो देंगे वो सस्ता में देंगे। कंट्रीज क्यों, देखो ना आप कितना कोविड के बाद लगभग 3 साल इस पे बात हुआ, लगातार बात हुआ है 3 साल इसके ऊपर। 190 कंट्री इन्वॉल्व है, सोचो पूरा दुनिया ही इन्वॉल्व है इसके ऊपर, समझ रहे हो ना। और फिर फार्मास्यूटिकल कंपनीज को ना फिर अनबोर्ड किया गया कि कुछ करो तुम लोग भी। कोविड-19 के टाइम में तो पोल खुल गया था तुम लोग का, तुम लोग खाली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कर रहा था, तो कुछ करो। तो बोला कि ठीक है हम 10% फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, जो भी बनाए 100 बनाएंगे 10% तुमको दे दिए। हाँ, बस 10 दूसरा जगह अफोर्डेबल प्राइस में होगा और उसका जो 80 होगा तो जितना दाम है उसमें खरीदो। और इतना भी बोलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखो अभी देखोगे एक क्लॉज है, वो क्लॉज थोड़ा सा है टेढ़ा वाला, कॉम्प्लेक्स। यहाँ समझो, क्योंकि देखो फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज है, जो जॉनसन एंड जॉनसन देखते हो, बड़ा जो कंपनी है, फाइजर वाला जो कंपनी सब है, जिसने mRNA वैक्सीन बनाया था, है ना, हमारा देखो, हमारा भी तो है सीरम इंस्टीट्यूट जैसे। तो ये लोग बिलियंस ऑफ पैसा खर्च करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, बहुत पैसा लगाता है। इसलिए पैसा लगाता है कि इकोनॉमी बड़ा कर सके, इकोनॉमी का स्केल। अब इसको ज़बरदस्ती बोलोगे कि इतना कम में दो, तो फिर ये क्यों खर्च करना चाहेगा, इसका लागत भी तो उतना ही है। The countries have agreed that technology transfer will be on mutually agreed terms। आप देखो डेवलपिंग कंट्री ये बोलते रह गया कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होना चाहिए, और फिर भी जो डेवलप कंट्री है उसका मत क्या है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का म्यूचुअल अग्रीड टर्म्स में करेंगे। अग्रीड टर्म्स समझ जाओ ना, बैक वर्ड है, वो कभी नहीं करेगा। हमने क्या देखा, पेरिस एग्रीमेंट में भी देखा कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होना चाहिए, ग्रीन क्लाइमेट फंड के हिसाब से डेवलपिंग कंट्री को $100 बिलियन देना चाहिए, मगर रियल में कहाँ हुआ है, यही कंसर्न है। एंड दिस इज, हाँ, ये बैलेंस करने का प्रयास किया गया म्यूचुअल एग्रीड टर्म्स को, कि फार्मास्यूटिकल कंपनी जो इतना पैसा लगा रही है तो उसको वो भी बेनिफिट मिल सके और दूसरे कंट्री को क्या मिल सके, थोड़ा सस्ता में मेडिसिन मिल सके। बैलेंस किया गया, मगर समझ ही रहे हो कि म्यूचुअली एग्रीड टर्म जो वर्ड है ये अपने आप में वेग है। देखो तो हाउ टू व्यू दिस डेवलपमेंट, इस डेवलपमेंट को कैसे किया जाए, कैसे देखा जाए कि इतना ड्राफ्ट पेंडेमिक ट्रीटी बना है। क्रिटिक्स कह रहे हैं कि ये जो म्यूचुअली अग्रीड वर्ड है ये इन्फोर्सिबिलिटी को लैक करता है और ये वल्नरेबल पॉपुलेशन को कहीं प्रोटेक्ट नहीं करेगा। फिर वो बोल देगा कि म्यूचुअली अग्रीड टर्म न था, तुम कितना रुपया देगा पहले ये बताओ, उसके बाद हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे। तो फिर घूम फिर कर बात वहीं पहुंच जाएगा। तो ये अपने आप में एक निगेटिव वर्ड है। सम एक्सपर्ट्स फेल दैट देयर इज़ अ नीड फॉर लीगल सर्टेनिटी। इसलिए हाँ, कई एक्सपर्ट ये बोलते हैं कि लीगल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का प्रोटेक्शन भी होना चाहिए, क्योंकि इस तरह देखो ये भी तो दृष्टिकोण सही है। यदि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का यदि तुम प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो क्यों फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इतना पैसा बिलियंस ट्रिलियंस डॉलर खर्च करके वो बनाएगा। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का भी तो एक तरह से वो होना चाहिए। द एग्रीमेंट एस्टैब्लिशेस ए फ्रेमवर्क फॉर ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट एंड टाइमली
एक्शन फॉर इनकम लो इनकम कंट्रीज द एग्रीमेंट प्रोमिस कैपेसिटी बिल्डिंग। हाँ, लो इनकम कंट्री के लिए क्या हुआ, कैपेसिटी बिल्डिंग का, कि आप कई कंट्री में बेटर करेंगे, इंटरनेशनल सपोर्ट का ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बट इट्स रियलाइजेशन विल डिपेंड हैवीली ऑन पॉलिटिकल विल एंड प्रैक्टिकल। बोलने के लिए तो कुछ भी बोल देंगे हम, नहीं, मैं डिपेंड करता है कि उस वक्त में डेवलप कंट्री ने डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलप कंट्री को कैसे सहयोग किया, क्योंकि एक्सपीरियंस बढ़िया नहीं है। द मेंबर स्टेट्स आर एक्सपेक्टेड टू इंटीग्रेट इट्स प्रिंसिपल इनटू, हाँ, और जो भी 190 जो कंट्री है, ठीक है, उनसे उम्मीद किया जा रहा है जब रेटिफिकेशन होगा तो उनसे उम्मीद किया जाएगा कि वो अब ये चीज़ सब अपने नेशनल लॉज में भी लाएँ, समझे, एंड इस्टेब्लिश फाइनेंशियल मैकेनिज्म एंड डेवलप मॉनिटरिंग सिस्टम दैट इंश्योर्स कंप्लाइंस, और ऐसा व्यवस्था क्रिएट करें ताकि जो भी लिखा गया वो सब चीज़ वो लोग भी फॉलो करें, ठीक से। हम जानते हैं कि एक्सपीरियंस, वही मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस कोई बढ़िया नहीं है क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर। दैट्स इट, कंप्लीटेड।